हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। लास्ट के 1-1.5 महीने से हमने इसको कवर किया है ताकि आपके करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बूस्टअप हो जाए और आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज करंट अफेयर्स क्लास शुरू करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो आज एक इंपॉर्टेंट डे से स्टार्ट होती है, जिस डे का नाम क्या है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 की थीम क्या है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 10 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया है विज्ञान भवन में। आज सेलिब्रेट कर रहा है, 10 तारीख आज ही है। तो इसकी जो थीम है इस 2 दिन के फोरम की, उसकी है क्या, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। आपको एक और स्टैटिक फैक्ट याद रखना है कि होम्योपैथी का फाउंडर कौन था। ठीक है, होम्योपैथी का फाउंडर कौन था, तो इनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। ठीक है, नाम क्या था इनका, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहना चाहिए, भूलना नहीं। ठीक है, चलो एक चीज़ और याद रखना आप कि इंडिया में होम्योपैथी शुरू कब हुआ था, तो ये 1810 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1810 में। ठीक है, 1810 में ये कब किसने लाया था यहाँ पे, तो जर्मन्स ने लाया था। तो जो जर्मन मिशनरीज आई थी इंडिया में उस टाइम पे, उनके द्वारा होम्योपैथी इंडिया में लाया गया था। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है कि सरदार पोस्ट इज़ लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार पोस्ट भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। आपके ऑप्शन सियाचिन ग्लेशियर, कच्छ का रण, तवांग या कारगिल। आप सोचो सरदार पोस्ट कहाँ होगा, फिर मैं डिटेल में न्यूज़ बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो हाल ही में हुआ क्या है कि कल 9 अप्रैल को इंडिया ने शौर्य दिवस मनाया है। ठीक है, शौर्य दिवस हमने मनाया है टू ऑनर, किस लिए मनाया हमने, किसको सम्मानित करने के लिए, तो सीआरपीएफ की जो बहादुरी थी उस टाइम पे, कब, 1965 की वॉर में, 1965 की जो वॉर थी उस वॉर में सीआरपीएफ ने अपने से बहुत बड़ी 3500 पाकिस्तानी सोल्जर्स की ब्रिगेड लेवल के अटैक को भी फेल कर दिया था। तो उस ब्रेवरी के लिए हम मनाते हैं शौर्य दिवस सीआरपीएफ का। ठीक है, तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सरदार पोस्ट इन्होंने कहाँ पे ये चीज़ किया था, सरदार पोस्ट पे इन्होंने उनको रोका था। तो जहाँ ये कहाँ पे, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। तो 1965 के युद्ध के दौरान सीआरपीएफ कर्मियों की बहादुरी को सम्मानित करने के लिए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब याद रहेगा ना कि कहाँ पे है ये सरदार पोस्ट, तो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। चलो अगली न्यूज़ है कि दूरदर्शन ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन कल्चर को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए। तो सवाल पूछ रहा है कि दूरदर्शन ने वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो राइट आंसर क्या होगा, कल्चर की बात हो रही है तो कल्चरल रिलेशंस के लिए जो इंडियन काउंसिल है वहाँ पे, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है उसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। इससे क्या होगा कि ये इंडियन कल्चर को ग्लोबली प्रमोट करेंगे। ये देखो दूरदर्शन का एक प्लेटफॉर्म है प्रसार भारती, आपने कुछ लोग जानते होंगे प्रसार भारती को। तो प्रसार भारती का जो प्लेटफॉर्म है उसका जो रीच है, हम उसको लेवरेज लेते हुए, उसका फ़ायदा लेते हुए हम इंडियन कल्चर को वर्ल्ड स्टेज पे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला न्यूज़ है कि विच मिनिस्टर वॉज रिसेंटली सैक्ड फ्रॉम द नेपाल कैबिनेट फॉर मिसयूज ऑफ पावर। हाल ही में सत्ता के दुरुपयोग के लिए नेपाल कैबिनेट के किस मंत्री को बर्खास्त किया गया। तो ये वहाँ के लेबर मिनिस्टर थे जिनको बालेंद्र शाह, जो वहाँ नेपाल के नए पीएम बने हैं, उन्होंने अपने पद से हटा दिया है, मतलब उनको सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ठीक है, इनका नाम क्या था, दीपक कुमार शाह। इन पे जो आरोप था वो ये था कि ये अपने चाहने वालों या अपने वाइफ के लिए फेवर में अपने पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हटा के किसी नए को नहीं लाया गया है, बल्कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हैं इन्होंने खुद ही चार्ज संभाल लिया है। ठीक है, तो ये खुद ही चार्ज इन्होंने लेबर मिनिस्ट्री का भी टुक ओवर कर लिया है। तो लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी भी अब इन्हीं के अंडर में काम कर रहा है नेपाल के अंदर। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है कि विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 15। देखो ऐसा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ग्रीस ने भी बोला है कि हम अपने देश में 15 साल से जो भी कम बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाले हैं। ये बैन कब लगाने की बात कर रहे हैं, 2027 से। कब, 2027 से। ठीक है, तो देखो ग्रीस ने बोला है कि हम सोशल मीडिया बैन लगाएंगे जनवरी 1 से 2027 के
और क्यों? क्योंकि इस उनका मानना है कि बच्चों में इसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है, स्लीप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो एडिक्टिव बन जा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिस वजह से बैन लगाना ज़रूरी हो गया है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए? आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक अब ये देख लेते हैं कि मैपिंग क्या है। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ना कंट्री का, ये ग्रीस क्या है, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस और टर्की, ये दोनों के बीच में ये पोर्शन पड़ता है, इसको बोलते हैं एजियन सी। और आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ये जो साइप्रस है ना, इसको लेके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो ये भी एक फैक्ट है, आपने शायद पिछली बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर करंट अफेयर्स में था ये लास्ट ईयर, कि साइप्रस को लेके बहुत, साइप्रस की कहानी कुछ ऐसी है कि ये दो हिस्सों में ये देश बटा हुआ है। आधे पे टर्की ने कब्जा किया हुआ, आधे पे साइप्रस की गवर्नमेंट चलती है जो इन्फ्लुएंस रहती है ग्रीस से। तो ग्रीस कुल मिला के आधे या पूरे साइप्रस को क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। ठीक है, चलो, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया वुमेंस टीम विन एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो ये देखो वहाँ पे इन्होंने टॉप किया है, ये कल की न्यूज़ की आ गई है, सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने टॉप किया है, हमारी वुमेन टीम ने, एक बोल सकते हो कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम बनी है ये। टोटल मेडल कितने हमारे 10 आए हैं, जिनमें से 4 गोल्ड है, 10 में से 4 गोल्ड है। तो मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस 10 मेंबर का जो वुमेन स्क्वाड गया था उसमें से सब ने मेडल जीते हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये। ठीक, अगली हमारी न्यूज़ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? वियतनाम के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखो, ये वियतनाम के जनरल फ़ान वान जियांग हैं, जनरल फ़ान वान जियांग, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे। वहाँ के क्या हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्हीं को ही वहाँ का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप डिफेंस मिनिस्टर से डेप्यूटी पीएम बन गए। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी, शुभकामनाएँ भेजी हैं, और ये उम्मीद जताई है कि इंडिया और वियतनाम के जो रिलेशंस हैं वो और भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, चलो, अगली और हमारी आज की जो लास्ट न्यूज़ है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द यूएन कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स? निम्नलिखित में से किसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए पुनः चुना गया या पुनर्निर्वाचित किया गया? आपके ऑप्शन है रुचिरा कंबोज, स्नेहा दुबे, प्रीति शरण या मीनाक्षी लेखी। तो देखो हुआ क्या है कि इंडिया के एक सीनियर डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है प्रीति शरण। क्या नाम है? प्रीति शरण। ठीक है, इनको फिर से चुना गया है, री इलेक्ट किया गया है फॉर द CESCR। ठीक है, CESCR मतलब क्या है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यूएन की कमेटी है, उसके लिए इनको फिर से इलेक्ट किया गया। तो इंडिया की एक मेजर विक्ट्री हुई है, ये 4 की बॉडीज़ में हमारी जीत हुई है यूएन में। ठीक है, चलो, इंडिया ने और कहाँ का मेंबरशिप मिली इसके अलावा हमें? तो कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब NGOs पे जो कमिटीज़ है उस पर, और साथ ही साथ कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन हो गए ना। पहला CESCR, ये पहला बॉडी है जहाँ पे हमने री-इलेक्ट हुए या इलेक्ट हुए हैं। दूसरा ये, तीसरा NGO के लिए कमेटी, और चौथा प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी। तो इन 4 प्रमुख निकायों में इकोसॉक के हमने ये अपने लोग इलेक्ट कराए हैं। तो इनमें से एक जो है वो री इलेक्शन हुआ है, बाकी 3 इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, हैव अ गुड डे।